आपकी अच्छी प्लानिंग कल के लिए ये हो सकती है कि आज ऐसा बेहतर करें कि कल आप बेहतर से बेहतरीन साबित हो सकें। मेरे साथ जो फार्मर भाई मौजूद है, इनकी एक अच्छी और बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया कि इनकी ऐसी मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग के जो आज इनको हर महीने का 3 लाख रुपए इनको बचत दे रही है। फार्मिंग सारी दुनिया कर रही है, लेकिन हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। इस फार्म में इससे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे ये फार्म है, फार्म का रकबा, फार्म के पास सिर्फ इतना ही है, मलकीती 2 एकड़ है जिस पे फार्म है। बाकी चारा, साइलेज, वंडा सारा कुछ परचेज किया जा रहा है, ठेके पे लेके उगाया जा रहा है। बहुत से लोग फार्मिंग इसलिए नहीं करते, भैंसों गायों की या बछड़ा फार्मिंग इसलिए नहीं करते कि यार हमारे पास अपनी जगह या ज़मीन नहीं है। बिलाखिर आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि 50 गायों का डेयरी फार्म है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, और इससे सबसे पहले आपने ध्यान में ये रखना है कि 3 लाख की बचत क्या कर रहा है। धूप को ज़ाया नहीं कर रहा है, गोबर को भी ज़ाया नहीं कर रहा है, और जो जानवरों का कचरा नीचे चारे का बचता है उसको भी ज़ाया नहीं किया जा रहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी, महंगाई के दौर की बड़ी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है। सर, मेरे देखने वालों को अपना और अपने फार्म का तारुफ करवा दें। ये फार्म जो है वो पाकपतन के अंदर वाक़ है और इसका नाम है NK डेयरीज, मतलब नासिर खान डेयरीज़, और इसके जो ओनर हैं वो हैं तैमूर खान। मेरा नाम डॉक्टर वकार अहमद है, मैं NK डेयरी पे फार्म मैनेजर हूँ और मैं एज ए फार्म मैनेजर यहाँ पे सारा कुछ जो है मैं वो मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको इस फार्म पे? मुझे इस फार्म पे तकरीबन 2 साल हो गए। जो मैनेजमेंट आपने हमें बताई इससे पहले, उससे तो मैं तो एकदम सेटिस्फाइड हो गया कि अगर आपकी मैनेजमेंट जैसी आम लोगों की मैनेजमेंट हो, डेयरी फार्मर की मैनेजमेंट हो, तो कोई भी महंगाई का रोना नहीं रो सकता। तो सर बताइएगा मेरे व्यूअर्स को कि आपकी अच्छी प्लानिंग क्या है इस महंगाई के दौर में। अगर आप समझते हैं कि हम बच रहे हैं और आज भी कुछ आराने बचा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो किस वजह से कमा रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो जो आजकल फार्म जो मसला है ना वो है महंगाई का। देखिए चीज़ें महंगी हो गई। सबसे पहला जो इशू है वो होता है फीड कॉस्ट का, कि फीड कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही। लोग साइलेज जो है वो, सबसे पहली बात तो ये कि साइलेज आप अपना उगाएं, ठीक है। आपको बाज़ार में आप साइलेज लेने जाएंगे तो आपको पड़ेगा 25-26 रुपये किलो। आप अपना उगाएंगे तो आपको पड़ेगा तकरीबन कोई 15-16 या 17 रुपये किलो पड़ जाएगा, इससे भी कम ही पड़ेगा तकरीबन, ठीक है। अगर मकई अच्छी हो, एवरेज अच्छी हो मकई की, वो बेशक आप ठेके की ज़मीन पे लगाएं। मैं ठेके की ज़मीन पे बात कर रहा हूँ। अगर आप ठेके की ज़मीन पे काश्त करेंगे ना तब आपको इतना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन अपनी हो तो फिर आपको इससे भी कम पड़ेगा। और बड़ा मसला है बिजली का। आपकी बिजली की खपत, आपकी गैस की खपत कितनी है फार्म की? अगर इलेक्ट्रिसिटी या के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिल आए या गैस भरवाने के लिए जाए तो आपका माहाना क्या खर्चा है, और फिर उसका रिटर्न आप उसकी रिप्लेसमेंट आप कैसे कर रहे हैं? सर बिजली की बात करें तो हमने लगवाया हुआ सोलर। हमारा जो सारा सिस्टम है ना फार्म, तकरीबन सारा ओवरऑल वो सोलर पे चल रहा है इस टाइम, ठीक है। उसके साथ हमने नेट मीटरिंग करवाई हुई है। हमारा तकरीबन 100 यूनिट जो है वो डेली बनता है, ठीक है। हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन जो है हमारे फार्म के, आपको पता है इतना बड़ा हमारा सेटअप नहीं, 50 एनिमल्स का सेटअप है, और हमारी जो कंजम्पशन है वो 60 से 65 यूनिट होती है, ठीक है। बाकी के जो 25 से 30 यूनिट हमारे बचते हैं वो वापडा की तरफ वापस चले जाते हैं। आपने वापडा वालों से बिल लेना है? हाँ जी। और जो दूसरी ज़ाया होने वाली चीज़ होती है वो गोबर होता है, फुजला। हमने देखा कि फार्म जो होते हैं बाहर उनके रूढ़ियाँ बड़ी बड़ी लगी होती हैं। वो एक तो रूढ़ियाँ अपनी उन्होंने जगह घेरी होती है बाहर, दूसरा ताफून फैल रहा होता है। आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया है? गोबर की सर अगर बात करें तो गोबर के लिए हमने वो बायोगैस पूरा प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे एक तो तुम्हारा गोबर भी ज़ाया नहीं होता, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें फार्म पे गैस की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, बच्चों का दूध गर्म करने के लिए, CIP वगैरह करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो वो जो गैस को बनती है उसको फिर हम अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। और इससे पहले ये जो दोनों तरह की मैनेजमेंट से पहले आपका कॉस्ट इन दोनों चीज़ों का अगर आज के वाले से देखा जाए तो कितना कॉस्ट था? सर तकरीबन 3 लाख रुपये, 1.5 से 2 लाख तो हमें बिजली का बिल आता था, ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा फार्म की इनकम के अलावा अब आते हैं फार्म की इनकम पे कि इनकी दूध की प्रोडक्शन या इनकी, और एक बड़ी बात है कि आप जैसे कितना अरसा हो गया इस फार्म को? कितना अरसा हो गया फार्म को? तकरीबन से 4 साल हो गए। अच्छा यार, एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो मैं अपने देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ
कि आपके जितना अरसा हो गया है आपके फार्म की, तो इस वक्त तो जानवरों की फिर एवरेज आपकी होनी चाहिए थी, कोई 150-200 प्लस एनिमल्स होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास सिर्फ अभी भी वही 50 के 50 ही जानवर हैं। सर उसकी एक वजह है कि हम एनिमल्स को ना कलिंग कर देते हैं। जो बूढ़े एनिमल्स होते हैं ना उनकी हम कलिंग कर देते हैं, उनको नहीं रखते। उसकी वजह ये है कि उस पर ना आपकी मेडिसिन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, मेडिसिन कॉस्ट बढ़ती है, सीमन कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। इस वजह से फिर हम ना जो कलिंग एनिमल्स होते हैं उसका जो बूढ़ा एनिमल होता है हम कोशिश करते हैं कि चौथे सुए तक ही जानवर को रखें। 5वें सुए में उसको प्रेग्नेंट करें, प्रेग्नेंट करके या ड्राई करके सेल कर दें, ठीक है। अगर ड्राई में अच्छा सेल हो रहा है या फिर क्लोजअप में जाके उसको अच्छा रेट लगे तो उसको सेल। और तीसरी बड़ी मैनेजमेंट की खूबी ये है कि जो जानवर अगले 1.5 साल बाद इनको बड़ा नज़र आ रहा है उसको आज ही ये रिप्लेस कर देते हैं, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि हमारे पास जनाब 150 जानवर हो गया है, हमारे पास 120 जानवर हो गए हैं। इन्होंने अपने फार्म पे सिर्फ उतने ही जानवर रखे हैं जो इनको प्रॉफिट में ही जाएं, ना कि लॉस में जाएं। और जो इनको नज़र आता है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बाद ये जानवर अगर हमें दूध तो देगा, कोई 20-25 लीटर दूध देगा, लेकिन मेडिकेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, उसका आज ही सद्देबाब कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त कामिंग पे कितने जानवर हैं, मिल्किंग पे कितने हैं, ड्राई पे कितने, डिटेल इस टाइम फार्म की क्या है? सर जो अभी हमारी काविंग हुई है तकरीबन 12 जानवरों ने की है, ठीक है। जो 12 जानवर अभी दूध दे रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 315-20 लीटर दूध है, तकरीबन 27 लीटर की एवरेज बन रही है इस मौसम में, ठीक है। अभी आपको पता है बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, कंपनियों के भी, कंपनियां दूध भी नहीं उठा रही। रेट क्या है इस वक्त? रेट 130 चल रहा है तकरीबन। आपकी जो काविंग की इस वक्त अगले 2 माह तक काविंग कितनी बढ़ जाएगी, जो इस सीज़न की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी आपकी? सर हमारे तकरीबन अभी 12 एनिमल्स और खड़े हैं, हमारे पास तकरीबन 650 लीटर दूध हो जाएगा। हो जाएगा। इस वक्त 320-25 है। हाँ जी, इतना है। अच्छा, आपके हर साल जो हिफज हैं वो कितनी ऐड होती हैं, उनमें से सेक्स सीमन का क्या रिजल्ट आता है, फिर उसमें से जो मेल है वो कितने आ जाते हैं एवरेज में? सर जो तो हमारी होती हैं फर्स्ट लैक्टेटिंग या जिन्होंने अभी पहले सुए में आना होता है, ठीक है, जो बछड़ियाँ होती हैं उनको तो हम पहले और दूसरे सुए तक तो हम करते हैं सेक्स सीमन। उसमें तो फिर जितनी बछड़ियाँ आ जाएँ, जितने जानवर कंसीव कर जाए हमारे, वो मैक्सिमम पहले सुए और दूसरे सुए के जानवर कर जाते हैं सेक्स सीमन कंसीव। तो जो बूढ़े एनिमल होते हैं हमारे पास को थोड़े 4-5 जिनको हमने कलिंग करनी होती है उनको हम करते हैं कन्वेंशनल, क्योंकि वो बूढ़े होते हैं, उन्होंने सेक्स सीमन वो कंसीव नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वो बूढ़े हो जाते हैं ना। अच्छा, उनकी जो कह लें कि एक कैपेबिलिटी है वो नहीं रहती। जो फर्स्ट पहली दफ़ा का जो जानवर होता है आपको पता है उसकी और कैपेबिलिटी होती है, जिसने 3-4-5 सुए दे दिए होते हैं उसकी और होती है। सही है। इस वजह से हमारे पास तकरीबन हर साल को 10-12-15 हीफरें जो है ना वो ऐड हो जाती है। अच्छा, आपके जैसे कि फार्म में आपने पहले बताया कि हमारी कोई एक्स्ट्रा ज़मीनें नहीं है, सिर्फ ये 2 एकड़ पे फार्म की जगह है। इसके अलावा जो इसकी खुराक एक बड़ी अहम चीज़ होती है, मैं देख रहा हूँ कि आपके 3 से 4 तरह की खुराक चल रही है, साइलेज भी है, खुश्क चारा भी है, ग्रास भी है, फिर उसके साथ आपका वंडा वगैरह भी है। ये क्या प्रोटोकॉल है, किस तरह से आप इनको मैनेज कर रहे हैं खुराक, और क्या कैटेगरी है आपकी खुराक की? सर देखिए जो तो है ना मिल्किंग एनिमल्स, उनको तो हम दे रहे हैं साइलेज दे रहे हैं, तूड़ी दे रहे हैं, साथ वंडा दे रहे हैं, ठीक है। और जो है हमारे ड्राई एनिमल्स, ठीक है, जो छोटी हिफरे हैं या जो एनिमल्स ड्राई हुए खड़े हैं उनको हमने पट्ठों पे शिफ्ट किया हुआ है। उनको अभी हमारे पट्ठे ज्वार लगी हुई है, ठीक है, अभी वो लगाई हुई है, उस पर हमने शिफ्ट किया है सिर्फ कॉस्ट मैनेज करने के लिए, कि क्योंकि वो दूध तो दे नहीं रहे, ठीक है। ड्राई खड़े हुए, कुछ नॉन प्रेग्नेंट, उन्होंने भी प्रेग्नेंट होना है, तो इस वजह से कॉस्ट मैनेज करने के लिए हमने उनको पट्ठों पे रखा हुआ। पट्ठे सस्ते पड़ते हैं आपको पता है, और जो साइलेज है उसको तो आपको पता है महंगा हो गया। तो अभी साइलेज हमने अपना ज़मीन ली हुई है, फार्म की 30 एकड़ ज़मीन हमने रखी हुई है ठेके पे, तो जिस पे हम मकई वगैरह साइलेज मक्की आप काश्त करते हैं? हाँ जी, मक्की और पट्ठे काश्त करते हैं, चारा और मक्की काश्त करते हैं। और वर्कर कितने हैं जो इन पे वर्किंग कर रहे हैं जानवरों के? वर्कर सर हमारे पास 4 ही हैं, जो 2 डे की शिफ्ट पे होते हैं और 2 नाइट की। अच्छा, दूध की प्रोडक्शन डेली की और उसको मैनेज करने के बाद डेली का आपका दूध की जो इनकम है वो कितनी है इस फार्म की? सर 300 लीटर दूध है और 130 रेट है। सही है। हाँ जी। आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई बंदा इस डेयरी की सेक्टर की तरफ आना चाहे, किस मैकेनिज्म से आए? जानवरों के वाले से एक बड़ा कॉन्सेप्ट ज़हन में होता है कि यार अगर कोई बंदा नया शुरू करना चाहे वो यही सोचता है कि मैं बाहर से अमेरिकन या
जो डच है या फ्रीजन जो इम्पोर्टेड नस्ल है उसको इंपोर्ट करवाऊं। दूसरी तरह के लोग ये होते हैं कि जो उनके बच्चे उनकी जो रीब्रीडिंग है इधर हो चुकी है, उनमें से परचेजिंग करके हिफाज उन पे कर ली जाए फार्मिंग। आप क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर से जो जानवर परचेज़ करना है ना, वो नामुमकिन हो गया। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर अब जानवर डॉलर इतना महंगा हो गया हमारा, ठीक है। अब 12 से 13 लाख रुपए का एक जानवर जो है फर्स्ट लैक्टेटिंग वो जो है ना इम्पोर्ट हो रहा है। वैसे बेहतर ये है कि उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि एक हाँ जी, हम अपनी ब्रीड की तरफ जाएं। बहुत सी अभी हमने अपनी ब्रीड तैयार की हुई है, आपने देखे जानवर, ये सारी हमारी अपनी ब्रीड तैयार की हुई है। बहुत सी जगहों पे हमें इस फील्ड में अरसा हो चुका है कि उधर से जो जानवर आते हैं वो वेदर प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। उसकी वजह ये कि जो एनिमल यहाँ पैदा होगा ना, वो यहाँ के माहौल के मुताबिक पैदा होगा, एडजस्टेबल होगा। जो आप जानवर बाहर से लेके आएंगे वो यहाँ पे उसका जो रहन सहन है ना वो मुश्किल होगा, फिर उस तरह के आपको प्रोटोकॉल्स देने पड़ेंगे उसको। सही है। इसको फार्मिंग की स्ट्रेटजीज के लिए, प्रॉपर फार्मिंग के लिए कितने जानवरों से एक बंदा स्टार्ट कर सकता है? वो तो आपने बता दिया कि अगर फार्म ही की जगह है, अगर आपके पास चारा वगैरह की जगह नहीं है तो उसमें इशू कोई नहीं, आप जगह ठेके पे ले सकते हैं, आप चारा परचेज करके कर सकते हैं। लेकिन फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने जानवरों से स्टार्ट ले, और बजट के वाले से कम कम एक जानवर हीफर जो फर्स्ट टाइम की कोई 4-5 मंथ की हीफर्स है, उसकी मार्केट में प्राइस क्या तकरीबन होगी इस वक्त? सर जो अभी आप अगर किसी फार्म से परचेज़ करेंगे ना, देखिए मंडी से अगर आप परचेज़ करेंगे लोकल ब्रीड तो वो तो आपको 1.5 से 2 लाख, अगर आप प्रेग्नेंट की बात करें वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख रुपए की मिल जाएगी। अगर आप ये किसी मतलब ब्रीड आप करेंगे थोड़ी सी बेहतर ब्रीड लेते हैं, किसी फार्म से ले लेते हैं, तो आपको 6 से 7 लाख रुपए की जो है ना वो हीफर मिलेगी, हीफर पड़ेगी, फर्स्ट जिसमें आप कह सकते हैं 4 से 5-6 महीने तक की प्रेग्नेंट हो, जिससे आप कह सकते हैं कि ये वही फ्रीजन ओरिजिनल ब्रीड है और उसकी रीब्रीडिंग क्या आगे आगे बिल्कुल। उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी थोड़ी सी बेहतर ब्रीड तैयार कर सकते हैं। जी भी बस, जैसा कि आज की वीडियो में मेरे लिए सबसे अहम चीज़ें ये थी कि एक बंदा काम करने से पहले, हम काम करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारा खर्चा कितना आएगा, लेकिन इस फार्म की मैनेजमेंट ने ये सोचा काम करने से पहले कि हम अपना खर्चा बचा कैसे सकेंगे, अपनी कॉस्ट को, बिजली की, गैस की, ये खपत हम कैसे पूरी कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि यही कामयाबी है आज के इस महंगाई के दौर में। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट से काम करेंगे तो आई होप कि अल्लाह पाक आपको भी अपनी रहमतों से और रिज़्क़ के हलाल से नवाजेंगे। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।